गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम बात करेंगे टेस्ट 7 फुल लेंथ, जिसका पेपर 1 हमने किया था। फिर इसी के हमने पेपर 1 के 2 फुल लेंथ लिए थे, जिसमें पहला फुल लेंथ वाला टेस्ट है टेस्ट 7, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी है वो क्या होगी? और कौन सी एनर्जी की बात की है इन्होंने? काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है हाइड्रोजन के लिए, माइनस ऑफ ई टोटल। ये तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और टोटल एनर्जी इसने हमको दे रखा है, वो कितना है? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए हमारी काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या हुआ हमारा? ए आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसने पूछा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18 है। इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू बताइए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी शेल में 2n² से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू हमको कितना दिया है? 18। तो n² कितना हो जाएगा? 18/2 से 9 और n हो जाएगा 3। तो n की वैल्यू पूछी थी इसमें, तो आंसर क्या हुआ हमारा? ए ऑप्शन 3। फॉर ए Cl एटम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। ये तो आपको बेटा याद ही रखना है, NMR में पढ़ाते हैं हम इसको कि NMR के न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू जैसे प्रोटॉन के लिए कितना होता है? 1/2, वैसे ही हमारा Cl35 के लिए कितना होता है? ये 3/2। ये तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, जो कि हमारे एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल है, तो इसलिए आपको ये तो याद ही रखनी पड़ेंगी आपको चीज़ें। नेक्स्ट में आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर V2+ वैनेडियम। वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 3d3 4s2, और वैनेडियम 2+ कितना हो जाएगा? तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3d3 आ जाएगा। तो डी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास? डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले का जो म्यू का वैल्यू आता है इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, √n(n+2) बोहर मैग्नेटॉन। तो अगर n की वैल्यू हम 3 रखें, 3 × 3 + 2 5, 5 × 3 से 15 हो जाएगा। √15 का वैल्यू आता है 3.87। तो यूनिट क्या हो गया? BM। BM मीन्स बोहर मैग्नेटॉन। क्वेश्चन नंबर 5। ये जब हमने आपको पीरियोडिसिटी पढ़ाया था वहीं पर भी बताया था कि वैलेंस शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो कम एनर्जी से ही निकल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकलते ही अब उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, तो जब नेक्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन आपको निकालना होगा तो एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा, और वही केस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, वो तो है 500, लेकिन सेकंड वाली में बहुत है, लगभग कितना हो गया? 10 गुने से भी ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड वाला है अब वो तब किससे निकालें? हम एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकालें, तभी इतनी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई। तो इसने हमसे यही पूछा है कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही वैलेंसी की बात कर रहे हैं हम। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो तब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी गई और बाकी के इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज़ द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। Na2S4O6 हमको सल्फ़र का निकालना है। एक Na का होता है बेटा +1, 2 Na है यहाँ पर तो 2। S का हमको निकालना है, एक S का मान लेते हैं X, 4 हैं हमारे पास, तो ये हो गया 4x। और फिर 1O के लिए होता है -2, तो 6O है तो -12। ओवरऑल का चार्ज है 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 4x - 10 =
0, 4x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/4। 10/4 मीन्स 2.5। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर पूछा है H2SO5। और हमने ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर पढ़े थे, उनमें ये आया था H2SO5 की स्ट्रक्चर हमारी कुछ ऐसी आई थी। इसमें एक प्रोक्साइड लिंकेजेस होता है, ये पूरा प्रोक्साइड बॉन्ड है जिसका चार्ज -1, ये OH है -1, ये O है डबल बॉन्ड O तो -2, ये भी डबल बॉन्ड है -2। तो इसलिए सल्फ़र पे क्या होना चाहिए +6। तो सल्फ़र यहाँ पर +6 में होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन Cl2O7। ऐसे ही फिर से निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे, Cl का मान लेते हैं x है, 2 Cl है यहाँ पे, तो ये हो गया 2x। 1O के लिए हम यूज़ करते हैं -2, तो 7O है तो -14 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 14 और x इक्वल्स टू हो गया 7। तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2O7 में कितना है, +7। नेक्स्ट, फॉर ए रिएक्शन 2A + B द रेट कांस्टेंट इज़ गिवन दिस वन। ये जो रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया है ना, हमने तो ये पढ़ा है कि K की यूनिट जो होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब मोल की पावर -2 लाने के लिए यहाँ पर -2 आना चाहिए, 1 - n का वैल्यू, तभी तो मोल -2 आएगा और लीटर -1 × -2 से +2 आएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर 1 - n की जगह -2 लाना पड़ेगा, तब जाकर ये यूनिट आएगा। और इससे हम क्या करें, इसको n को इधर शिफ्ट कर दें, -2 को इधर शिफ्ट कर दें। इधर आकर ये -2 इधर आकर प्लस का 2 बन जाएगा और -n इधर जाकर प्लस का n बन जाएगा। तो n = 3। तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए K की यूनिट ये आएगा। तो इसने ऑर्डर ही हमसे पूछा था, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट विल बी थर्ड, ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर 99.9% कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब हो गया जो रिमेनिंग बचा भी स्टार्टिंग का होता है। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम लेते हैं 100% और 80 क्या होता है, रिमेनिंग परसेंटेज। अगर 99.9% कंप्लीट हो चुका है तो रिमेनिंग क्या बचा है, 0.1%। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का केस है हाउ मैनी टाइम्स, ये कह रहा है क्या, हाउ मैनी टाइम्स इट्स हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का कितना टाइम्स ज़्यादा होगा, तो हाफ लाइफ के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो पहले हम K निकाल देते हैं और K की वैल्यू को फिर T हाफ, पहले टाइम निकाल देते हैं। टाइम तो क्या कह रहा है, कितना टाइम लगेगा फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू बी, अगर हमारा 99.9% कंप्लीट होने में हाफ लाइफ का कितना टाइम लगेगा। ओके, चलिए ये भी निकालते हैं। T का वैल्यू T हाफ की टर्म्स में निकालना है। T = 2.303 फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपॉन K log A0/80। ठीक है, तो T = 2.303 फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने K = पढ़ा है 0.693 अपॉन T हाफ। और ये जो 0.693 आया था ना, ये भी कैसे आता है, ये आता है इन दो चीज़ की मल्टीप्लाई करके, 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाई T हाफ, इन दो की मल्टीप्लाई से आता है 0.693। तो मैं अब K की जगह ये रख देता हूँ 2.303 इंटू 0.3010 लॉग A0 की जगह 100 रखा, 80 की जगह 0.1 रखा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1000 हो जाएगा। लॉग 1000 का वैल्यू बेटा 3 आता है, तो यहाँ से 3 आएगा। तो जो T का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, और नीचे जो T हाफ था वो हमारा ऊपर चला गया। यहाँ था ना बेटा K = दिस वन डिवाइड बाई दिस वन, तो नीचे का जो T हाफ था वो ऊपर चला गया। 2.303 से 2.303 कैंसिल हो गया, एक तो यहाँ पे T हाफ बचा, यहाँ से आपका 3 आया और नीचे से 0.3010 है जिसको ऑलमोस्ट 0.3 मान लेते हैं। 0.3 से 3 को आप डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 10 इंटू T हाफ। तो जो टोटल टाइम लगेगा वो 10 T हाफ लगेगा बेटा, इसने यही पूछा है।
कि टी हाफ का कितना गुना टाइम लगेगा, कितने टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 49 किलो जूल और 300 केल्विन बोला है। इट इज़ इंक्रीज टू टेम्परेचर 310। टेम्परेचर को हमने पढ़ा था बेटा, अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सी या 10 केल्विन से इंक्रीज़ कर दें तो रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ऑलमोस्ट डबल के आसपास का ऑप्शन हमारा है 1.9। ये हमारा ये हो गया। कैलकुलेशन से भी करके निकालोगे बेटा यही आएगा। ए का वैल्यू रखोगे, T1 T2 रखोगे, आर्हेनियस इक्वेशन लगाओगे, तब भी K2/K1 का वैल्यू 1.9 के आसपास ही आएगा, पर वो थोड़ा टाइम ले जाएगा। एग्ज़ाम में क्या होता है, थोड़ा से ज़रा शॉर्टकट मेथड का भी रोल होता है ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS हमने पढ़ा था, क्या होता है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल वेग अंडर रूट 3RT/m। तो ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। VRMS जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो इसने हमको दिया है कि पहला जो VRMS है वो है 27 डिग्री सी पर, कितना है 300 मीटर पर सेकेंड। इसका अगर 120 डिग्री सी पर निकालना हो तो व्हाट विल बी द न्यू VRMS, नई VRMS क्या होगा। तो पहले तो आप T1 निकाल लो। T1 का वैल्यू क्या है 27 डिग्री सी, जबकि हम टेम्परेचर किस में रखते हैं केल्विन में, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। फिर निकालते हैं T2 है 120 डिग्री सी, फिर हम इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 393 केल्विन। दोनों टेम्परेचर आगे। VRMS 1/VRMS 2 हमको निकालना है अंडर रूट T1/T2। तो VRMS 1 कितना दिया है हमको, VRMS 1 दिया है 300, VRMS 2 हमें चाहिए निकालना है, इक्वल्स टू अंडर रूट T1 कितना है 300 अपॉन T2 कितना है 393। अब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो VRMS 2 का जो वैल्यूज़ आएगा वो आएगा VRMS 2 इक्वल्स टू आएगा 343.3 और इसके क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है A। तो हमारा आंसर A हो जाएगा। सही है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, बताइए। यहाँ तक कोई डाउट है? योगिता, शिवानी, सुरेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP ऑफ मॉलिक्यूल इज़ 1 किलोमीटर और मीन स्पीड पूछा है। V मीन होता है या औसत वेग जो होता है वो होता है अंडर रूट 8RT/m। ये हमने गैस स्टेट में पढ़ाया था बेटा। 3 तरह की वेलोसिटी पढ़ी थी, VMP, VRMS और V एवरेज या V मीन। और VMP क्या था, VMP था अंडर रूट 2RT/m। तो हमसे क्या पूछा है, VMP तो हमको दे रखा है और V मीन पूछा है। बस आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। V मीन अपॉन VMP इक्वल्स टू अंडर रूट, ऊपर हो गया 8RT/m, नीचे डिवाइड में हो गया अंडर रूट में ही 2RT/m। m से m कैंसिल हो जाएगा, RT से RT कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 8RT/m है, ये नीचे पाई भी है। अंडर रूट 8RT/m, 8RT/m। तो m से m कट जाएगा, नीचे है 2RT/m। तो RT से RT कैंसिल, m से m कैंसिल, ऊपर से 8 है, नीचे पाई है और 2 है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 8/पाई × 2।
दो से इसको डिवाइड कर दो, 4 हो जाएगा। 4 का रूट कितना होता है 2। तो वी एम मीन हमको निकालना है, वी एम पी हमको दिया है, कितना दिया है 1, इक्वल्स टू अंडर रूट 4 अपॉन पाई का वैल्यू है 3.14। ठीक है, 4 को भी आप रूट के बाहर निकालना चाहते हैं तो 2 आ जाएगा, और रूट 3.14 तो 1 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा। इसका पूरे को सॉल्व करेंगे तो पूरे को सॉल्व करके आएगा रूट 3.14 कर देंगे, पूरे को सॉल्व कर देंगे तो पूरे को सॉल्व करके ये आना है हमारा 1.128। और ऐसा ऑप्शन हमको सिर्फ कौन सा दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर है 14। द वंडरवॉल कांस्टेंट बी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.042। तो बी का वैल्यू इस बार हमको दिया है और हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी इट्स अप्रॉक्सीमेट मॉलिक्यूलर डायमीटर। तो आप पहले आर निकाल दो और आर का हम डबल कर देंगे, वही हमारा डायमीटर बन जाएगा। लेकिन बी का और आर के बीच में क्या रिलेशन है, बी का हमने ये पढ़ा था 4 इंटू एन एवोगैड्रो नंबर इंटू मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने बी की एक्सप्रेशन पढ़ा था गैसियस स्टेट में। तो यहाँ से सिर्फ हम पहले आर क्यूब निकाल देंगे, जिसकी वैल्यू कितना आएगी आर क्यूब का 4.24 10 की पावर माइनस का 27। सारी चीज़ें की वैल्यू रख देंगे। पाई 3.14 होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 की पावर 23 आता है। पूरे को सॉल्व करके आर क्यूब आएगा इतना, ठीक है। और ये आएगा डेसीमीटर में, क्योंकि बी की यूनिट में लीटर यूज़ किया है और लीटर क्या होता है डेसीमीटर क्यूब के बराबर। तो ये आएगा डेसीमीटर क्यूब, तो आर इससे आ जाएगा डेसीमीटर में। तो आर की वैल्यू आएगा 1.61 10 की पावर माइनस 10 डेसीमीटर। ये आ जाएगा हमारा आर का वैल्यूज़, ठीक है। आर की वैल्यू हमारा इतना आया। और फिर इससे 2r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा 3.2 10 की पावर माइनस के 10 की पावर माइनस के 9 आएगा। सॉरी, ये 27 का रूट क्यूब करेंगे तो 9 आएगा। ये माइनस का 9 डेसीमीटर, फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.61 10 की पावर माइनस के 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि एक डेसीमीटर 10 की पावर माइनस के -1 मीटर के इक्वल होता है। तो इतना मीटर में ये हमारा डायामीटर आ जाएगा। 2r को ही हम क्या कहते हैं, डायामीटर या व्यास, आणविक व्यास निकालना था। तो ये आ गया आंसर। कौन सा हो गया हमारा, जिसमें 3.2 आ रहा है, 10 की पावर माइनस के 10 आ रहा है, दैट इज आंसर बी। तो ये हमारा बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 में हमको टीसी दिया है। टीसी हमने पढ़ा है 8A/27 RB। फिर हमने पीसी का वैल्यू भी दिया है। पीसी पढ़ा हमने A/27 B²। फिर हम TC/PC निकालेंगे तो ये आएगा हमारा TC/P से। TC कितना है 8A/27 RB। PC कितना है A/27 B²। 27 से 27 कैंसिल, A से A कैंसिल, एक B से एक B भी कैंसिल। तो TC/PC का जो वैल्यूज आएगा वो आएगा 8B/R। 8B/R। इस पूरे को सॉल्व करके जब हम निकालेंगे तो यहाँ से B की वैल्यूज़ कितना आएगी, जब वैल्यू को रखेंगे हम, तो TC का भी वैल्यू दिया है, PC का वैल्यू भी दिया है, तो इससे हमारा B का वैल्यू आएगा 0.0565। फिर इसकी वैल्यू आप चाहे A में PC की वैल्यू में रख दो या TC में रख दो। सपोज करो आपने PC में रख दिया। PC है A/27 B², और इससे A का वैल्यू निकालोगे PC इंटू 27 B²। पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.7 समथिंग करके आएगा, और 6.7 का हमारा एक ही ऑप्शन है, दैट इज C।
ठीक है भाई, पीसी दिया है हमको, कहाँ दिया है पीसी, ये रहा पीसी, ये है। और हमको और क्या दिया है, बी का वैल्यू हमने निकाल दिया, ये रहा। ठीक है 27 है। इन सब को सॉल्व करके जो आएगा वो ए का वैल्यू कितना आएगा, 6.7 आएगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, 27 डिग्री सी पर है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, पाई का वैल्यू 4.6 atm और कॉन्सेंट्रेशन सी दिया है 0.1 मोलर और टेम्परेचर टी दिया है 27 डिग्री सी, जिसको हम कैल्विन में रखेंगे, 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 कैल्विन। इसने वांट ऑफ फैक्टर पूछा है, क्या होगा। हमने पढ़ा है पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी आर टी, सी भी है आर भी है, आर क्या होगा, एटीएम जिसमें आता हो, ये दे रखा है वैसे इसने। पूरे को सॉल्व कर दो, आई इक्वल्स टू पाई अपॉन सी आर टी। पाई कितना दिया है 4.6, सी कितना दिया है 0.1, आर कितना है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 300। तो पूरे को सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यूज आएगी 1.87। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है बच्चों, बताओ ज़रा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। योगिता, सुरेश, शिवानी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट TF, कितना दिया है, माइनस का माइनस साइन भी है बेटा उधर, 0.372 डिग्री सी। और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट कहते हैं, जिसका वो कितना होता है 0। तो डेल्टा TF का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा TF क्या था, TF नॉट माइनस TF, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 0.372, तो डेल्टा TF का वैल्यू डिग्री सी में आ जाएगा 0.372 डिग्री सी। टेम्परेचर डिफरेंस के केस में चाहे कैल्विन हो या डिग्री सी हो, दोनों में वैल्यू सेम आता है, तो ये कैल्विन भी लिख सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू दिस वन। हमसे और पूछा क्या है उसने, हमसे पूछा है कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। तो हम पहले क्या निकालते हैं, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। उससे पहले मोलैलिटी निकाल देंगे, ये क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन का काम करेगा, और उस कॉन्सेंट्रेशन को पाई इक्वल्स टू CRT वाले में C की जगह रख देंगे, तो इससे हमारे पास पाई आ जाएगा। तो डेल्टा TF कितना निकाला 0.372, KF कितना दिया है 1.86 इंटू M। तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो M का वैल्यू आएगा 0.2। तो यही हम C की जगह यूज़ कर लेंगे, पाई इक्वल्स टू CRT का एक्सप्रेशन लगा देंगे, पाई इक्वल्स टू CRT। C कितना निकाला है 0.2, R का वैल्यू कितना दिया है कुछ नहीं दिया है, ऑप्शन से डिसाइड कर लेंगे, ATM में है तो R का वैल्यू ATM वाला 0.0821, टेम्परेचर बोला है 20 डिग्री सी, कैल्विन में हो जाएगा 293। पूरे को सॉल्व करेंगे, पाई इक्वल्स टू आएगा 4.8, उसके क्लोजेस्ट ऑप्शन है बी। तो ऑप्शंस क्या हो गया हमारा, बी आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा डेटा इनकम्प्लीट था इसलिए हमने उसको हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kp एट ए 1000 केल्विन फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इज 0.4 एट ए टोटल प्रेशर ऑफ। तो पहले हम क्या कर देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO निकाल देते हैं। डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन X ऑफ CO इंटू P टोटल, इसके बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन कितना दिया है CO का, CO का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.4 और P टोटल 10, तो ये हो गया 4 ATM तो हो गया हमारा PCO। और जो दूसरा गैस बचा है CO2, उसका कितना होगा, अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.4 होता है तो दूसरे का हो जाएगा 1 माइनस 0.4, क्योंकि सारे कंपोनेंट के गैसियस कंपोनेंट के मोल का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा उसको हम 1 कहते हैं।
ठीक है, तो एक कंपोनेंट है 0.4 उसका मोल फ्रैक्शन, तो दूसरे का हो जाएगा 0.6 इंटू 10 से ये 6 ATM हो जाएगा। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केपी का वैल्यू निकालना है। केपी क्या हो गया, प्रोडक्ट की साइड में जो भी स्पीसीज है उसके पार्शियल प्रेशर उसके पावर में उसका कोफिशिएंट है, तो PCO की पावर 2। रिएक्टेंट की साइड में जो भी गैसेस स्पीसीज है, कौन है गैसेस स्पीसीज, CO2, उसका पार्शियल प्रेशर, कोई कोफिशिएंट होता वो पावर में चला जाता। ठीक है, तो KP इक्वल्स टू PCO का स्क्वायर अपॉन PCO2। PCO कितना दिया है हमने निकाला अभी 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और PCO2 कितना निकाला है 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, बचे 4, 4 रिमाइंडर 40 हो गया, 6 6 जा 36, 2.6 का एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, दैट इज बी ऑप्शन। सही है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा, बोलो। नो सर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 बेटा सोडियम एसीटेट दिया है। सोडियम एसीटेट के लिए एन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज कितने हैं, 1। ठीक है, ठीक है, तो ये एक रिलेशंस होता है बेटा, लैम्डा ई इक्वल्स टू एन फैक्टर इंटू लैम्डा एम अगर एन फैक्टर 1 होता है तब लैम्डा ई भी और लैम्डा एम भी दोनों बराबर होते हैं बेटा। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट के लिए एन फैक्टर 1 आता है, इसलिए इसने जो दिया है हमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वही हमारा मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम भी होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21। हाउ मैनी ग्राम ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड। अब पहले तो हम देखते हैं कितना हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है। इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है और इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, Q इक्वल्स टू IT का फॉर्मूला लगा देते हैं। Q I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू दिया है 0.5 इंटू टाइम कितना दिया है, टाइम यूज़ करते हैं सेकंड में, यहाँ पे है 2 आवर्स, 2 घंटे, 2 घंटे में कितना मिनट, 2 इंटू 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो 2 इंटू 60 इंटू 60, तो ये आ जाएगा हमारा Q का वैल्यू आ जाएगा 3600 कूलम। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है, कूलम। I को हम इसमें एम्पियर में रखते हैं, T को सेकंड में रखते हैं, और एम्पियर इंटू सेकंड मिलकर क्या कहलाता है, कूलम, तो इसलिए यूनिट किस में आए, कूलम में। अब Cu के डिपोजिशन की जो इक्वेशन होती है बेटा हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ी थी, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu सॉलिड। अगर इसका 1 मोल डिपॉजिट करना है जो कि इसके मोलर मास 63.5 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हमको 2 फैराडे या 2 इंटू 96500 कूलम के बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास कराना पड़ेगा। तो 2 इंटू 96500 कूलम ये डिपॉजिट करता है 63.5 ग्राम Cu को। 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा, 63.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 96500 ग्राम को, और हमारे पास क्या है 3600 कूलम, तो ये कितना डिपॉजिट करेगा, 63.5 इंटू 3600 डिवाइड बाई 2 इंटू 96500, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और जो कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यूज़ आएगा वो आएगा 1.18 ग्राम। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जी।
प्लॉट ऑफ लॉगरिथमिक कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम टी, इसी से पता चला लॉगरिथमिक कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम टी का ग्राफ लीनियर आता है, तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। दूसरा, स्लोप जो होता है वो के इक्वल होता है, और के की यूनिट क्या दिया है, सेकंड इनवर्स पे। यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। तो इसने कहा हाफ लाइफ बताइए उस रिएक्शन का, और फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ का हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है 0.693 अपॉन के, और के का वैल्यू हमारा ये है। तो 0.693 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा +2 बन जाएगा, तो 639.3 अपॉन 2 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 34.65 क्या हो जाएगा सेकंड। इतना हमारा टी हाफ आ जाएगा। ये हो गया बेटा, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव। रेडियोएक्टिव है तो फिर से वही फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है बेटा, ठीक है। रेडियोएक्टिव आइसोटोप, ऑल रेडियोएक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सभी के सभी रेडियोएक्टिव विखंडन प्रथम कोटि के उदाहरण होते हैं, ठीक है बेटा। तो हाउ लॉन्ग टाइम, 1 mg को 0.125 mg रहने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ए नॉट का वैल्यू हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पर, ए नॉट 1 mg, और ए टी जो रिमेनिंग होती है वो कितना होगा 0.125 mg। हमें क्या निकालना है, टाइम के कितना टाइम लगे। पहले हाफ लाइफ दिया है 5, तो हम इससे के निकाल देंगे। के होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ यहाँ दिया है 5, तो के का वैल्यू ये हुआ। हमें टाइम निकालना था, फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के की जगह 0.693 अपॉन में आना था 5 को हमने ऊपर भेजा, लॉग ए नॉट का जगह 1, ए टी की जगह 0.125, पॉइंट हटाएंगे 1000 हो जाएगा, 125 से 1000 को डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। लॉग 8 का वैल्यू होता है 2 की पावर 3 कर दो उसको, लॉग 8 को 0.693 लॉग 2 की पावर 3 आपका इधर मल्टीप्लाई में, तो 2.303 इंटू 5 इंटू 3 लॉग 2 का वैल्यू होता है बेटा 0.3010, डिवाइड में है 0.693। इसकी और इसकी इन दो की मल्टीप्लाई से 0.693 आता है, और नीचे भी 0.693 है, तो ये तो कट जाएगा। 5 इंटू 3 से 15 आ जाएगा। तो टाइम कितना लगा 15, तो 15 लगेगा 15 साल। तो आंसर क्या हुआ 15 साल वाला, ए ऑप्शन हो जाएगा। सही है बच्चों। कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द हाफ लाइफ ऑफ ए पोलोनियम 210 इज 138 डेज। पोलोनियम 210, पोलोनियम भी क्या है आपका रेडियोएक्टिव है, हाफ लाइफ दिया है 138, 276 की बात कर रहा है। एक हाफ लाइफ 138 की है, तो 276 में 2 टी हाफ होंगे, 2 इंटू टी हाफ लिख सकते हैं इसको, तो 2 टी हाफ। और स्टार्टिंग में कितना है आपका, स्टार्टिंग में दिया था उसने 1 mg, तो पहली टी हाफ में 1 mg का आधा रह जाएगा 0.5 mg, दूसरे टी हाफ में 0.5 mg का आधा रह जाएगा 0.25 mg। तो इसने हमसे यही पूछा है कितना रिमेनिंग रहेगा, तो 0.25 mg रिमेनिंग रहेगा। तो क्वेश्चंस हो गया बेटा हमारा, ये ऑप्शंस हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, फाइंड द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला था बेटा बी बोला था हमने उसको, जो कि 931.5 इंटू डेल्टा एम के बराबर होती है। अब आते हैं हीलियम। हीलियम के जो नाभिक में होते हैं वो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास ये दिया है, तो 2 इंटू 1.007825, और 2 न्यूट्रॉन का मास 2 इंटू 1.008665। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इनका दोनों का मास निकाल लिया जाएगा यहाँ से। मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन और मास ऑफ 2 प्रोटॉन, ये आ जाएगा कितना 2.01565, और दूसरे से आ जाएगा 2.01733।
ये तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मास, और नाभिक का मास, न्यूक्लियस का मास कितना दिया है ये। इसमें से यार इन दोनों में से दोनों का डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों को ऐड करो, 2.01565 2.01733, दोनों को ऐड करोगे, 5 और 3 8, 6 3 9, 7 5 12, और 1 1 2 और 1 3 0 4, 4.03298, और यहाँ है 4.0026। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसे कहते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम का जो वैल्यूज़ आएगा यहाँ पर वो आएगा 0.030378 AMU। AMU बोल दो या U बोल दो, एक ही बात है बेटा, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट एक ही बात होता है। हमें क्या निकालना था, बी का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसी में आंसर भी दिया है, यूनिट क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम इससे निकालेंगे बेटा तो ये हमारा आएगा 28.3, इससे करके निकालोगे, डेल्टा एम का वैल्यू रखोगे यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई 131 के साथ करोगे तो ये आएगा 28.3। आंसर क्या हो गया, बी। ये हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा था। 26 में थोड़ा डेटा इनकम्प्लीट था तो इसलिए हम आते हैं टोटल 27 में इसने हमको एक ऑब्जर्व्ड डेंसिटी दिया है, और हमको इसने लैटिस कांस्टेंट जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी दिया है, वो दिया है एंगस्ट्रॉम में। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5.7। हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना है क्योंकि देखो डेंसिटी में सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो ए का वैल्यू हमको सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। 5.7745 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर। मीटर में तो हो जाता है ये 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर। फिर हम इससे रो का फॉर्मूला लगाकर Z इंटू एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब ये करते, ठीक है। और FCC बोल दिया है, FCC में Z कितना होता है बेटा 4, और AgBr का जो मोलर मास होता है वो 188 होता है, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 की पावर 23 इंटू, और ए का वैल्यू यहाँ से रख देंगे 5.7745 10 की पावर माइनस 8, इसका कर देंगे क्यूब। इस पूरे को सॉल्व करके जो रो आएगा वो रो आएगा 6.487। इतना रो आना चाहिए था ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन आया क्या, उससे कम। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब है डेंस, इसमें जो क्रिस्टल्स लिया है उसमें क्या हुआ होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि डेंसिटी शॉर्ट की डिफेक्ट में ही डिक्रीज होती है, फ्रैंकल में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है। इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा, ए आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 28, N/P रेशो Ca20 Ca40 ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसके लिए N/P का रेशो 1 होता है। ये जब हम बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी पढ़ाया था, N/P रेशो पढ़ाया था न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ये चीज़ हमने वहाँ पर बताया था आपको कि 20 एलिमेंट्स तक N/P 1 रहता है, स्टेबल है, ठीक है। उससे ज़्यादा होने पर ये 1.5 तक पहुँच जाता है N/P रेशो, ठीक है, स्टेबिलिटी बेल्ट में। और कोई स्टेबिलिटी बेल्ट में नहीं है तो वो अपने आप को वापस स्टेबिलिटी बेल्ट में लाने की कोशिश में लगा रहता है, ठीक है। ये हमने न्यूक्लियर में पढ़ा था बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 235। अगर आप 92 यूरेनियम 238 इसमें निकालेंगे तो ये आएंगे 92 तो आएंगे प्रोटॉन और 146 आएंगे न्यूट्रॉन, और दोनों ही क्या हैं, इवन, बोथ इवन। इवन मतलब सम संख्या। जब दोनों ही इवन होते हैं तो ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। तो इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये, ठीक है। ये
नेक्स्ट है आपका द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेज फ्रॉम 6000 DPS टू 1500 DPS। एक्टिविटी घट गया है तो इनिशियल एक्टिविटी को हम A0 कहते हैं और जो एक्टिविटी बचा हुआ है उसको हम AT कहते हैं। ये है 1500। टाइम क्या दिया है 10 मिनट। 10 मिनट। डीके कांस्टेंट जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं वो दिया है, वो पूछा है 2.303/80 log A0/AT। ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये रिएक्शन कोई अगर पूछ बैठे कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है तो ये रिएक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर का। ऑल रेडियोएक्टिव डीके फॉलोअर्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये हो जाएगा 2.303 टाइम कितना बोला है 10 log A0 कितना दिया है 6000 AT कितना दिया है 1500 4 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, log 4 आ जाएगा। log 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 0.3010। तो 2.303 × 2 × 0.3010 डिवाइड बाई 10। और इन दो की मल्टीप्लाई हमने बहुत बार पढ़ चुका है। 2 अलग किया, इन दो को एक साथ मल्टीप्लाई करके 0.693 किया डिवाइड बाई 10 किया। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12 और 1 = 13, 1.386 डिवाइड बाई 10 जिसका बन जाएगा 0.1386। और यूनिट क्या होती है इसकी के की टाइम इनवर्स। टाइम किस में यूज़ किया हमने मिनट में, तो इसलिए के का यूनिट ये आ गया 0.1386 मिनट इनवर्स। ऐसा ऑप्शन हमको सिर्फ बी दिखाई दे रहा है। सही है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। कोई भी नहीं बचा, सब चले गए हैं। ऐसा क्यों भाई? जब तक क्लास नहीं लेते हैं तब तक कहते हैं सॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं, और जब कराते हैं तो गायब हो जाते हैं। अजीब खेल है इन बच्चों का भी। क्वेश्चन नंबर 31 CFSC निकालनी है। कॉम्प्लेक्स आयन दिया है, हाई स्पिन दिया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। पहले कोबाल्ट दिया है, उसने कहा कि कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इसके निकालेंगे CO की X मान लो, NH3 न्यूट्रल होता है 0, एक Cl-1, 2 Cl-2, ओवरऑल पे चार्ज दिया है +1। तो X - 2 = +1, तो X = आ जाएगा +1 और ये इधर जाकर प्लस का +2 दैट इज़ 3। तो CO यहाँ पर +3 में है। CO +3 का मतलब हो गया 3d6 हो गया ये, ठीक है। कोबाल्ट का CO +3 अगर आप लिखोगे 3d6। तो ऑक्टाहेड्रल का केस बोला है। ऑक्टाहेड्रल में ये दो T2G और EG होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्स क्या बनाना है हाई स्पिन। हाई स्पिन में क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरा जाएगा, 3 4 5 फिर 6टा नीचे। तो ये हो गया T2G 4 और EG 2। तो जब हम CFSC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 0.4 डेल्टा O इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है 4, फिर प्लस का 0.6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.6 डेल्टा O और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस का 1.2 डेल्टा O। तो ये बचेगा माइनस का 0.4 डेल्टा O। ऐसा आंसर कौन सा है A। तो ये हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। डेल्टा O CFSC क्या है वो निकालनी है। FeCN6 4 माइनस, यहाँ पे Fe जो है वो Fe+2 में है। Fe+2 का मतलब होता है 3d6। CN उसमें कह रहा है कि पेयरिंग डेल्टा O बड़ा है पेयरिंग एनर्जी से। ऐसा कब होगा, ऐसा डेल्टा O बड़ा है तो इसका मतलब पेयर होना चाहेगा वो, ठीक है। फोर्स्ड पेयरिंग होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो 3d6 में आपको फिर ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को T2G में ही भरना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया T2G, ये हो गया EG। तो T2G 6 EG 0। बिना उसके अगर होता स्प्लिटिंग ना होता तो D में जब आप 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करते 1 2 3 4 5 और 1 6, एक पेयर तब आता है। तो तुम्हारे इसने जो लिगेंड्स है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसने कितने की फोर्स पेयरिंग कराई, एक तो पहले से ही था, 2 की फोर्स पेयरिंग कराई
और CFSC कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर जाएगा 0.4 डेल्टा O, तो 6 इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा O, 2 की हो गई फोर्स पेयरिंग, तो ये हो जाएगा CFSC। तो माइनस का 2.4 डेल्टा O प्लस का 2p, ये हो गया CFSC का वैल्यू। तो 2.4 डेल्टा O प्लस 2p, ऐसा आंसर हमको B दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ये भी बेटा हमने रिलेशंस पढ़े थे यहाँ सॉलिड स्टेट में FCC के केस में। FCC के केस में √2a का वैल्यू 4r के इक्वल आता है। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा 4/√2r, ये हो जाएगा। 4 को भी आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2/√2 इंटू r। √2 से इस 2 को डिवाइड करोगे तो ये √2 रह जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2√2r। ऐसा ऑप्शंस है हमारा A, तो आंसर क्या हो गया, A ऑप्शंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट विल बी द मिलर इंडाइसिस। इसके लिए बेटा एक नोट करके लिखाया था मैंने जब हम मिलर इंडाइसिस पढ़ा रहे थे कि पैरेलल प्लेन हैव द सेम मिलर इंडाइसिस। समानांतर तलों के मिलर इंडाइसिस समान होते हैं। पैरेलल प्लेन हैव सेम मिलर इंडाइसिस, सेम मिलर इंडाइसिस, समानांतर तलों के मिलर इंडेक्स समान होते हैं। तो विच इज़ द पैरेलल टू द 110 प्लेन, इसी एक प्लेन का मिलर इंडाइसिस पूछा है जो 110 के सेम है, तो उसी के जैसा होगा क्योंकि वो उसके पैरेलल है, तो उसका मिलर इंडाइसिस भी 110 ही होगा। फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये फार्मूला लिख लो आप बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है e की पावर में माइनस में EA/RT। ठीक है, EA का वैल्यू क्या है, 200 किलो जूल है, तो 200 को जूल में बदल दो, 200 इंटू 1000 डिवाइड बाई R का वैल्यू जूल वाला 8.314, टेम्परेचर कितना बोला है 500। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा e की पावर में माइनस में 48.1, जो कि बन जाएगा 1.28 10 की पावर माइनस का 21। तो इसके क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो माइनस के 21 में है, ऐसा ऑप्शन हमको B दिखाई दे रहा है। 10 की पावर वाला मैच करा लो, उसी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। हाँ, ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है, कैसे पता चला, रेट लो है, V बोल दो या R बोल दो, एक ही बात है। K इंटू NO की पावर 2 Br2 की पावर 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। तो रेट R, इनिशियल रेट को मैं R0 बोल देता हूँ, K इंटू NO की पावर 2 Br2 की पावर 1। अगली बार कहा कि NO और Br2 को डबल कर दिया गया है, तो नया रेट R प्राइम बोल देता हूँ। K तो बदलता नहीं है कॉन्सेंट्रेशन बदलने से, और इसको भी हमने डबल कर दिया 2NO की पावर 2, Br2 को भी डबल कर दिया 2 Br2 की पावर 1। यहाँ से 2 की पावर 2 यानी कि 4 फैक्टर बाहर, यहाँ से 2 की पावर 1 ये 2 फैक्टर बाहर, K एज इट इज़ है, NO की पावर 2, इधर से Br2 की पावर 1 बचा था ये, और ये पूरा हमारा पुराने रेट R0 के बराबर है। 4 इंटू 2 से ये 8 हो गया, ये R0 हो गया, तो नया रेट पुराने रेट का 8 टाइम्स हो जाएगा। आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा C आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ शुगर एट 300 केल्विन इज 2.4 atm। तो पाई का वैल्यू दिया है 2.45 atm, 5% सॉल्यूशन है, तो इसने कहा है आपका व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10% शुगर सॉल्यूशन। सब कुछ सेम है हमने तो ये पढ़ा था, पाई इक्वल्स टू CRT, सेम टेम्परेचर पे बात हो रही है, R पहले से कांस्टेंट है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो पाई 1/पाई 2 का वैल्यू हो जाएगा C1/C2। पाई 1 क्या दिया है 2.45, पाई 2 हमसे पूछा है इक्वल्स टू C1 क्या दिया है 5, C2 क्या दिया है 10, 5/10 से 1/2, तो पाई 2 का वैल्यू क्या हो गया 2 इंटू 2.44, ये हो गया 4.90। आंसर क्या हो गया बेटा, B आंसर आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फाउंड बाय मिक्सिंग 100। देखो ये क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है आदर्श सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन को हमें वो करना है, एज्यूम करना है। आइडियल सॉल्यूशन में जितना हमने इंडिविजुअल को मिलाया उनके सम के बराबर ही टोटल वॉल्यूम आता है, कोई डेविएशंस नहीं होता है। तो अगर हमने एक का 100 ml मिलाया, दूसरे का भी 100 ml मिलाया, तो अभी टोटल वॉल्यूम 200 ml होगा आइडियल सॉल्यूशन के केस में। पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन होता तब ये डिफरेंट होता 200 से, या तो कम होता या ज़्यादा होता। अभी तो आइडियल बोल दिया है, इसलिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो आएगा वो 100 + 100 दोनों के बराबर, सम के बराबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। इसके बाद 39 2HI साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी H2 + I2 Kc का वैल्यू दिया है। 1 mole of HI is heated in a 10 liter flask. How many moles of H2 and I2 will be present at equilibrium? HI को डिकम्पोज कर रहे हैं हम, और ये क्या बन रहा है, H2 और I2 में टूट रहा है। स्टार्टिंग में हमने 1 मोल लिया, तब H2 और I2 कुछ नहीं था। इक्विलिब्रियम आने पर क्या हुआ, 1 में से मान लो 2x चला गया और ये x बचा, ये x बना। ठीक है, तो अब ये हमें इसका Kc अगर लिखना है तो Kc हो जाएगा कॉन्सनट्रेशन ऑफ H2 कॉन्सनट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कॉन्सनट्रेशन ऑफ HI की पावर 2। वैसे तो वॉल्यूम दिया है, फिलहाल मैं उसको V ही मान लेता हूँ क्योंकि वो कट जाना है, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा। H2 की कॉन्सनट्रेशन x अपॉन V, x के मॉल, H2 के मॉल अपॉन टोटल वॉल्यूम। I2 की कॉन्सनट्रेशन x अपॉन V अपॉन में HI की कॉन्सनट्रेशन 1 - 2x अपॉन V का होल स्क्वायर। तो V इंटू V स्क्वायर, यहाँ भी V स्क्वायर कट गया, इसलिए मैंने वैल्यू नहीं रखा था क्योंकि मुझे पता है कट जाएगा। Kc का वैल्यू हो गया x स्क्वायर, नीचे से हो गया 1 - 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको इधर भेज देते हैं। Kc का वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 0.018 इक्वल्स टू x अपॉन 1 - 2x का होल स्क्वायर। इसका रूट कर देंगे, 1 - x अपॉन 1 - x का वैल्यू 0.018, इसका जो रूट आएगा वो कितना आएगा, 0.134 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से आएगा x इधर 1, x इक्वल्स टू 0.134 माइनस 0.268 x को इधर भेज दो, 1 ये इसमें आके जुड़ जाएगा, 1.268 x इधर से 0.134 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 0.1056। हमसे क्या पूछा इसने मोलों की संख्या ही पूछी है। किसके, H2 के मोल्स कितने थे, x, तो बस आंसर आ गया 0.10, और 0.10 का ऑप्शन ये हो गया हमारा डी ऑप्शंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। फॉर द इक्विलिब्रियम PCl5 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी PCl3। ठीक है, ये है, इसको देख लेते हैं जी क्या होगा। PCl5 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी PCl3 + Cl2। स्टार्टिंग में इसका मान लो 1 मोल था, तो इसका कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा। इसका कह रहा है कि 40%, तो परसेंटेज अल्फ़ा दिया है, परसेंटेज अल्फ़ा क्या है 40%, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, परसेंटेज अल्फ़ा अपॉन 100 से 0.4, तो ये बनेगा 1 - 0.4, ये 0.4, ये 0.4। तो अगर मैं टोटल मोल्स निकालूंगा कितना आ जाएगा, 1 - 0.4 + 0.4 + 0.4, तो ये टोटल मोल्स आ जाएंगे, टोटल मोल्स आ जाएंगे 1 + 0.4 यानी कि 1.4। ठीक है, अब हमें चाहिए P, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, क्योंकि क्या निकालना है हमको, Kp। तो Kp के लिए पार्शियल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर दिया है हमको, कितना है टोटल प्रेशर 2 atm का, तो 2 atm का टोटल प्रेशर है, तो हम इसको कर देंगे, इसका मोल, इसके मोल कितने हैं PCl5 के, 1 - 0.4 से 0.6, टोटल मोल कितने हैं 1.4, ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन, इनटू P टोटल कितना दिया है 2, तो ये आ जाएगा हमारा
1.2 डिवाइड बाई 1.4, 1.2 डिवाइड बाई 1.4, ये आएगा भी 0.857। ये हो गया PCl5। नेक्स्ट निकालते हैं PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। उसका कितना था 0.4 बना था, टोटल मोल 1.4 इंटू P टोटल 2, ये हो जाएगा 0.8 अपॉन 1.4, 0.8 डिवाइड बाई 1.4, तो ये आ जाएगा 0.57। तीसरा बचा PCl2, उसके भी 0.4 डिवाइड बाई 1.4 इंटू 2, ये भी कितना आ जाएगा 0.57। हमें Kp चाहिए। Kp का फार्मूला क्या है, Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। सब की वैल्यू को रख दो आप। PCl3 का 0.57, फिर 0.57 डिवाइड में ये कितना आ जाएगा 0.857। पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 0.38 के आसपास आएगा, 0.38 के आसपास। ऐसा ऑप्शन हमको क्या दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम यही सेशन यही समाप्त करते हैं। आज हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चंस हम या तो आज शाम को या फिर कल इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस उनको भी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सुरेश जी बस आप ही डटे रहे, बाकी तो सब चले गए हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।